चीन ने लिया भारत से पंगा, भारत करेगा चीन को हिंद महासागर में नंगा। भारत की आर्मी हुई तैयार, अब चीन की खैर नहीं। भारत ने मचाई चीन के जहाजों पर तबाही। ईरान आया अपनी औकात पर, भारत से मांगी माफी। अब भारत के सामने फैला रहा है हाथ। तो दोस्तों, वर्तमान समय में चीन एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है। ड्रैगन अपनी चालाक रणनीतियों के जरिए दुनिया पर राज करने के सपने देखता है। अमेरिका से लेकर भारत तक चीन अपनी कुटिल चालों के माध्यम से सबसे दुश्मनी मोल लेता जा रहा है। भारत चालाक और मक्कार चीन की हर रणनीति का करारा जवाब देने में काफी आगे है। ऐसे में अब दोस्तों, चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत को जल्द ही एक और बड़ा हथियार मिलने जा रहा है। दोस्तों, भारत का वो मजबूत हथियार है चाबहार बंदरगाह, क्योंकि भारत के लिए चीन और पाकिस्तान के खिलाफ अभी सबसे बड़ा हथियार है ईरान का चाबहार बंदरगाह, जिस पर अब बहुत जल्द ही भारत का पूरा कंट्रोल होने जा रहा है। दरअसल भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर समझौता अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत और ईरान रणनीतिक चाबहार पोर्ट को चलाने के लिए एक काफी लंबा समझौता करने के बेहद ही करीब हैं। दोनों देश ये समझौता अभी कुछ मामलों पर अटका है, जिसके जल्द सुलझने की संभावना है। उसके बाद माना जा रहा है कि भारत और ईरान के बीच 10 सालों के लिए ये एक बहुत बड़ा समझौता हो जाएगा और उसके बाद इस सौदे को भारत और ईरान दोबारा रिन्यू करते रहेंगे। ऐसे में दोस्तों, ये उस महत्वपूर्ण समझौते की जगह लेगा जो चाबहार पोर्ट के शहीद बेहेश्ती टर्मिनल पर भारत के जरिए चलने के लिए किया गया था। ऐसे में भारत ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर समझौता फाइनल होने की खबर ऐसे समय पर आ रही है जब चालाक ड्रैगन की नजरें उस पर पड़ने लगी हैं। अभी हाल ही में खबर आई थी कि ईरान और चीन के बंदरगाहों और तटीय संसाधनों पर निवेश रखने में रुचि रख रहा है और चीन की हरकतों से पूरी दुनिया वाकिफ है ही। वो कैसे निवेश की आड़ में कई देशों को अपने कंट्रोल में कर लेता है। हालांकि दुनिया दूसरी तरफ ईरानी पक्ष भारत से शहीद बेहेश्ती टर्मिनल पर विकास के कामों को बढ़ाने देने के लिए कह रहा है। दोस्तों, ऐसे में आपको बताते चले कि इस टर्मिनल को चलाने का काम अभी भारत सरकार के अंदर आने वाली इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी IPGL करती है। अभी पिछले ही महीने भारत के मंत्री ने ईरान की यात्रा की थी, जिसके बाद इस समझौते की रूपरेखा तैयार हुई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2016 में जब ईरान की यात्रा पर गए थे, उस दौरान बंदरगाह और संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने हेतु 50 करोड़ डॉलर के निवेश के एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत तब से ही ईरान की धरती पर इस पोर्ट का निर्माण करता आ रहा है। ऐसे में अब जाकर भारत और मोदी सरकार का ये सपना पूरा होता दिख रहा है। ऐसे में भारत के लिए चाबहार बंदरगाह कई मायनों में काफी खास है। ये कई देशों तक भारत की पहुंच को आसान बना देगा। भारत का मकसद इस बंदरगाह के माध्यम से कई देशों के साथ अपना व्यापार क्षमता को बढ़ाना है। खासकर इस बंदरगाह के जरिए भारत के लिए मिडिल ईस्ट एशिया से जुड़ने का सीधा रास्ता बन जाता है। साथ ही अफगानिस्तान और रूस से भारत का जुड़ाव और मजबूत हो जाएगा। पाकिस्तान से गुजरे बिना भारत चाबहार के जरिए सीधा अफगानिस्तान तक अपनी पहुंच बना सकता है। इसके अलावा सामरिक रूप से देखें तो ये चाबहार पोर्ट भारत के लिए काफी उपयोगी है। चीन जिस तरह से हिंद महासागर में अपनी दखलंदाजी तेजी से बढ़ाने के प्रयासों में जुटा है, वो किसी से छुपा नहीं है। बीते दिनों श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर अपना जहाज भेजकर भारत की जासूसी करने के प्रयास किए चीन ने। वो बात अलग है कि भारत ने ड्रैगन की रणनीति को सफल नहीं होने दिया और उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। वहीं दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन द्वारा बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट यानी BRI के तहत बनाया गया है। इसमें ग्वादर पोर्ट की दूरी चाबहार से सड़क मार्ग से महज 400 किलोमीटर दूर है, जबकि समुद्र से मात्र 100 किलोमीटर है। पाकिस्तान और चीन के संबंध तो किसी से भी छुपे नहीं हैं। कर्ज के जाल में फंसाकर चीन पाकिस्तान को अपना गुलाम तो बना ही चुका है। इससे चीन आसानी से हिंद महासागर तक पहुंच सकता है। ऐसे में ग्वादर पोर्ट पर चीन की मौजूदगी भारत की सुरक्षा के लिहाज से बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। चाबहार बंदरगाह चीन की चुनौतियों को जवाब देने के लिए भारत का हथियार बन सकता है। इसलिए ईरान के चाबहार बंदरगाह
आर्थिक और रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए बेहद उपयोगी है। ये अरब सागर में चीन की चुनौती का जवाब देने के लिए काफ़ी अहम है। ऐसे में जब भारत और ईरान के बीच समझौते फाइनल होने की कगार पर हैं, तो जाहिर है इससे ड्रैगन की बेचैनी बढ़ेगी। चीन सालों से इस पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए था, लेकिन एक बार फिर भारत ने चीन की तमाम चालों को नाकाम कर दिया और पूरा का पूरा खेल ही बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है? और आप इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों, अब आपको दूसरी खबर की तरफ लेके चलते हैं। तो दोस्तों, दुनिया के पास विज्ञान है, तकनीक है, स्किल है, कला और संस्कृति है। अरबियों के पास क्या है? अरबियों के पास तेल है। दोस्तों, ऐसे में लगता है कि दीवार मूवी के इस डायलॉग को अरबियों ने दिल पर ले लिया है। एक सभ्यता और समाज के तौर पर अरब राष्ट्र ने मानवता के विकास में कोई अच्छा योगदान शायद ही दिया हो। अरबी प्रकृति कैसे संतान है? अरब समाज शायद प्रकृति की वो संतान है जो मानव विकास में बिना कोई योगदान दिए सिर्फ उनकी तेल संसाधनों पर पल रहे हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि तेल अभी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो कि अरब देशों के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है और इसी के बलबूते उनका राष्ट्र चल रहा है। वरना उनके पास आतंकवाद, धर्म, रूढ़िवादिता, कट्टरता और प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ भी देने को नहीं रहता। लेकिन उनके पास जो तेल है वो अभी सारे विश्व की एक दुखती रग है। अमेरिका ने अरबियों के अपने पाले में मिलाकर खुद को ब्लैकमेल होने से बचा लिया, लेकिन भारत जैसा सहयोग और सद्भाव के सिद्धांतों पर संभव बनाने वाला देश खुद को नहीं बचा पाया। दुनिया भर के मुसलमानों के साथ सबसे ज़्यादा गलत अमेरिका, पाकिस्तान, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जैसे देशों ने ही किया है। लेकिन अरबियों की मजाल है जो इन देशों को एक शब्द भी कह दे, क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया भर के मुसलमानों के साथ सबसे ज़्यादा गलत भले ही पश्चिमी देशों और चीन ने किया हो, लेकिन उसमें शामिल मुस्लिम राष्ट्र भी रहे। पर भारत की बात अलग है। हिंदुत्व ने यहाँ सहिष्णुता, सद्भाव और भाईचारे के इतने ज़्यादा बड़े मानदंड स्थापित किए हैं कि वो प्रोपेगेंडा के माध्यम से भी भारत को एक इस्लामोफोबिक राष्ट्र के रूप में नहीं दिखा पाते। लेकिन दोस्तों, नूपुर शर्मा के समय उन्हें एक मौका मिल गया था, या अगर इस तरह से कहें कि नूपुर शर्मा की राई जैसे मामले को अरबियों ने जानबूझकर पहाड़ बना दिया था और उस समय 15 से अधिक मुस्लिम देशों ने भारत की आलोचना की, भारतीय सामान का बहिष्कार किया। हालांकि भारत ने OIC के बयान को बेबुनियाद बताकर पूरी तरह से खारिज कर दिया, लेकिन फिर भी दबाव के कारण भाजपा को नूपुर शर्मा को निलंबित और नवीन जिंदल को पार्टी से निकालना पड़ा। इस तुच्छ से विवाद को मुद्दा बनाकर मुस्लिम देशों की एक झलक दिखाई गई, जिहाद के नारे बुलंद किए गए। लेकिन अब हमें समझ में आने लगा है कि अरब राष्ट्रों की नाराजगी का मुख्य मुद्दा नूपुर शर्मा का बयान नहीं, बल्कि हमारे द्वारा मिटाए जा रहे उनका वर्चस्व और अभिमान था। नूपुर शर्मा के विवाद को लेकर अरब राष्ट्रों ने भारत को तेल न बेचने की परोक्ष रूप से धमकी दी। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ओर जहां अरब राष्ट्रों ने भारत को तेल न बेचने की धमकी दी, तो वहीं दूसरी ओर अरबियों के पिता श्री अंकल सैम ने दुनिया को एक देश से तेल न खरीदने की धमकी दी। उस राष्ट्र का नाम है रूस। आपको बता दें दोस्तों कि रूस अब हमारी तेल आवश्यकताओं का 16% से अधिक की आपूर्ति कर रहा है। ये महीने दर महीने के आधार पर एक महत्वपूर्ण उछाल है। इस साल अप्रैल में हमारे आयात बास्केट में रूसी तेल की हिस्सेदारी 7% थी। आपको बता दें दोस्तों कि ये आंकड़े अरब जगत के लिए किसी झटके से कम नहीं हैं, क्योंकि उन बेचारों के पास एक तेल ही तो है। उम्मीद है कि आगे आगे रूस हमारी तेल आवश्यकताओं का 20% हिस्सा पूरा कर लेगा। साम दाम दंड भेद की कोशिशों के बावजूद अरबी देश भारत रूस तेल व्यापार को नहीं रोक सके। ये उनके लिए एक बड़ी चेतावनी है। या तो उन्हें अपनी औकात में रहना चाहिए या बाजार से बाहर निकालने की तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे में आपकी क्या राय है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।